आसमान में काले बादल छाए हुए थे जिन्होंने सूरज को ढक लिया था। ये शुक्रवार का दिन था और असामान्य रूप से एक उदास दिन। 1 अगस्त। लोग सुबह के अखबारों में ये चौंकाने वाली खबर पढ़कर उठे। मोहम्मद रफ़ी का निधन। गुरुवार सुबह रफ़ी साहब ने संगीतकार बसु और मनोहारी तथा निर्देशक मुकुल दत्त के साथ एक बंगाली गाने के शब्दों और धुन पर चर्चा की थी, जिसे वो पूजा के दौरान रिकॉर्ड और रिलीज़ करने का विचार कर रहे थे। ये गाना मुकुल दत्त ने लिखा था। मुकुल दत्त के अनुसार रफ़ी साहब इस बात से थोड़े दुखी थे कि बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री ने उत्तम कुमार को श्रद्धांजलि नहीं दी थी, जिनका 1 सप्ताह पहले निधन हो गया था। गायक इस गाने के माध्यम से दिवंगत अभिनेता को श्रद्धांजलि देना चाहते थे और उन्होंने मुकुल दत्त को उसी के अनुसार शब्दों को फिर से लिखने का सुझाव दिया था। गाने को 1 या 2 दिन में रिकॉर्ड किया जाना था। रफ़ी साहब की मौत की खबर तेज़ी से फैल गई। इंडस्ट्री में सारा काम रुक गया। सुबह 10:30 बजे तक बांद्रा में रफ़ी विला के बाहर भीड़ इतनी बढ़ गई कि पुलिस को मौके पर आना पड़ा। लगातार हो रही बारिश से शोक मनाने वालों को आश्रय देने के लिए खुले प्रांगण को तिरपाल से ढकना पड़ा। रफ़ी साहब की पसंदीदा इम्पोर्टेंट कार एक ऑडी गैरेज में खड़ी थी। आखिरी बार रफ़ी साहब इसमें तब बैठे थे जब गुरुवार सुबह वो खुद चलकर अस्पताल जाने के लिए कार तक गए थे। रफ़ी साहब, जिन्हें अपनी कार का बहुत शौक था, हमेशा अपने ड्राइवर के बगल में आगे की सीट पर बैठते थे। वो खुद कभी गाड़ी नहीं चलाते थे। वो हॉल जहाँ पार्थिव शरीर रखा गया था और उसके आसपास का इलाका लोगों, निर्माताओं, निर्देशकों, संगीत निर्देशकों, सितारों, गायकों, संगीतकारों से खचाखच भरा हुआ था। सिने संगीतकार विशेष रूप से रफ़ी साहब के बहुत बड़े प्रशंसक थे। ज़हीर, रफ़ी साहब के साले, जो उनके विदेशी दौरों और कामकाज का प्रबंधन करते थे, एक बच्चे की तरह रो रहे थे। किशोर कुमार अपने बेटे अमित के साथ आए और गालों पर लुढ़कते आंसुओं के साथ पार्थिव शरीर के पास बैठ गए। तलत महमूद घुटनों के बल बैठे और उन्होंने रफ़ी साहब के गाल को चुमा। सुलक्षणा पंडित, जो कुछ मौक़ों पर रफ़ी साहब के साथ उनके विदेशी कॉन्सर्ट टूर पर गई थीं, फूट फूट कर रो रही थीं। हेमलता भूपिंदर के कंधों पर सिर रखकर रो पड़ी। सफ़ेद कुर्ता और चूड़ीदार पहने राखी कुछ मिनटों तक चुपचाप खड़ी रफ़ी साहब के चेहरे को देखती रहीं। दोपहर 12:15 बजे बांद्रा मस्जिद के लिए जनाजा निकला। पहले विशेष प्रार्थनाओं के लिए और फिर शुक्रवार की नमाज का इंतज़ार करने के लिए। मस्जिद में भीड़ बेकाबू हो गई और प्रार्थना करना असंभव हो गया। राज कपूर, जो रफ़ी साहब के घर नहीं पहुंच पाए थे, श्रद्धांजलि देने मस्जिद पहुंचे। मस्जिद से वो जुहू स्थित कब्रिस्तान गए। अस्वस्थ चल रहे दिलीप कुमार मस्जिद तक आए और ताबूत के साथ कब्रिस्तान तक गए। कब्रिस्तान में पुलिस ने सितारों की एक झलक पाने के लिए हज़ारों की संख्या में जमा हुए प्रशंसकों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुई। विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन, अमजद खान, रणधीर कपूर और संजीव कुमार आने वालों में शामिल थे। रफ़ी साहब के सबसे छोटे बेटे मोहम्मद शाहिद 4 दिन पहले ही लंदन से आए थे। उनकी 2 बेटियां नसरीन और यास्मीन अपने पतियों के साथ बॉम्बे में रहती हैं। उनके सबसे बड़े बेटे मोहम्मद सईद और अन्य 2 बेटे मोहम्मद खालिद और मोहम्मद हामिद, जो सभी लंदन में विभिन्न एयरलाइनों में कार्यरत हैं, शनिवार को ही पहुंच सके। अपनी मौत से 4 दिन पहले रफ़ी साहब ने जे ओम प्रकाश की फिल्म आसपास के लिए अपना आखिरी गाना रिकॉर्ड किया था, जिसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया था। रफ़ी साहब इस जोड़ी के पसंदीदा गायक थे। वो हमेशा विदेश में कॉन्सर्ट के लिए जाने से पहले अपना आखिरी गाना और वापस आने के बाद अपना पहला गाना उनके साथ रिकॉर्ड करते थे। रफ़ी साहब को लाखों दिलों में जगह क्या दी, वो उनके गानों की संख्या नहीं बल्कि गुणवत्ता थी। श्याम हार्दिक द्वारा। रफ़ी साहब के डेथ से संगीत की दुनिया ने एक अनमोल रत्न खो दिया है। उसने एक ऐसा गायक खो दिया है जिसने अन्य महान गुणों के अलावा देशभक्ति की भावना के लिए एक या दूसरे जगाने वाली कॉल के साथ पूरे देश के दिलों को छूने की क्षमता थी।
कुछ यादगार उदाहरण। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापूजी की अमर कहानी। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। आवाज़ तो हम एक हैं, हम एक हैं। और जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। अब्दुल वाहिद खान और बड़े गुलाम अली खान के सानिध्य में उनकी ग्रूमिंग के बाद रफ़ी साहब का आलाप इतना प्रभावशाली था कि इसने मधुबन में राधिका नाचे रे, कुहू कुहू बोले कोयलिया और चलेंगे तीर जब दिल पर जैसे गानों में अतिरिक्त चमक जोड़ दी। जब गाने में मीणी ने उत्तम स्वर को छुआ तो रफ़ी साहब को सुनना एक वास्तविक सुख था। जैसे कि तेरी जुल्फ़ों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, दिल में छुपा के प्यार का तूफ़ान ले चले, मेरी कहानी भूलने वाले, साथ ही ना कोई मंजिल, और चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे में है। उन्होंने अक्सर एक गीत में जान फूंक दी। गीत और धुन को वो सब कुछ दिया जिसकी एक गायक से उम्मीद की जाती है। जैसे मोहब्बत ज़िंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती मैं। और गीत के अंत में जब रफ़ी साहब बार बार अपने प्रिय को बुलाते हैं, चलिया चलिया, वो वास्तविक करुणा व्यक्त करने में सफल होते हैं। रफ़ी साहब की एकमात्र आवाज़ थी जिसमें इंद्रधनुष जैसे विभिन्न रंग थे, जो विभिन्न रचनाओं के साथ न्याय कर सकते थे। रफ़ी साहब की एकमात्र आवाज़ थी जिसमें इंद्रधनुष जैसे विभिन्न रंग थे, जो विभिन्न रचनाओं के साथ न्याय कर सकते थे। और दुनिया के रखवाले और इंसाफ का मंदिर है ये तो उसे लेकर, अय्या क्या करूँ मैं सुकू सुकू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे और झूठ बोलिया कोई ना, ओ बल्ले बल्ले अभी ना जाओ छोड़ कर। और अब क्या मिसाल दूँ मैं तुम्हारे शबाब की से लेकर, पर्दा है पर्दा और अगर दुश्मन ज़माना गम नहीं तक। उन्होंने देशभक्ति, भक्ति, वीरता, शिष्टता के लिए गीत गाए। फिर भी वो उन हल्के शरारती गीतों को गाने में भी उत्कृष्ट थे, लेकिन एक बार भी गैलरी में खेलने के लिए उनकी आलोचना नहीं की गई। उन्हें पार के लोगों द्वारा उतना ही सम्मान दिया जाता था जितना जनता उन्हें प्यार करती थी। उन्हें कभी भी अंत तक खर्च की गई शक्ति नहीं माना गया। कोई ये नहीं भूल सकता कि सिर्फ अपनी आवाज़ के गुण से रफ़ी साहब ने अनगिनत औसत दर्जे के गीतों और रचनाओं को गुमनामी से बचाया। कान में झुमका चाल में ठुमका जैसे गीतों का हवाला दिया जा सकता है। रफ़ी साहब के करियर को 70 के दशक की शुरुआत में झटका लगा। काफ़ी समय तक पृष्ठभूमि में रहने के बाद उन्होंने भाग्य के इस उलटफेर का डट कर सामना किया और अपनी सिद्ध क्षमता के साथ अपना खोया हुआ स्थान लगभग पुनः प्राप्त कर लिया। लोग रफ़ी साहब को पर्दे पर मौजूद चरित्र के साथ जुगनू से लेकर सरगम तक सही पहचानते थे। दिलीप कुमार और देवानंद की गणिमापूर्ण और शांत रोमांटिक शैली, सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार की जीवंतता, भारत भूषण की विनम्रता, शमी कपूर और जितेंद्र की अचूक-हलता, यहाँ तक कि राजेंद्र नाथ के कलाबाजी और जॉनी वॉकर के हास्यपूर्ण अंदाज। रफ़ी साहब की आवाज़ इन सबको आसानी से आत्मसात कर सकती थी। यही कारण है कि वो श्याम सुंदर और गुलाम हैदर से लेकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और राकेश रोशन तक सभी संगीतकारों की स्वाभाविक पसंद बन गए। उनकी आवाज़ संगीतकारों के लिए एक चुनौती और एक पुरस्कार दोनों थी। पार्श्व गायन में 4 दशकों के बावजूद रफ़ी साहब कभी थके हुए नहीं लगे। रफ़ी साहब जिनके 24,000 से भी ज़्यादा गाने, वो संख्या नहीं थी बल्कि गुणवत्ता थी। उनके सैकड़ों गाने, कभी खुद पे कभी हालात पे रुलाया, चौदहवीं का चांद हो, वो जब याद आए बहुत याद आए, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, छुपने वाले सामने आ, जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, आने वाले दशकों तक संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध करते रहेंगे। जिसमें जब कभी तुम सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, गीत भी शामिल है। सबसे पहले तो मैं अपने करोड़ों सुनने वालों की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको कुल कितने साल हो गए, क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल है और जब से मैंने होश संभाला है मैं आपको सुन रहा हूं। पहले तो मेरा
सबको नमस्ते जी। सब और मुझे इस लाइन में आपने जो पूछा, 35 साल हो गए ये लाइन में काम करते हुए जी। यानी ये कि हमारे पैदा होने से भी शायद कई वर्ष पहले से आप गीत गा रहे हैं। तो इतने लंबे अरसे में आपने लगभग कुल कितने गीत गाए होंगे? मुझे मालूम है कि आपकी गिनती तो शायद पूरी नहीं आपकी पता होगी, अंदाज से। ऐसे मेरा अंदाजा है कुछ 25-26 हजार गाने जाए। 25-26 हजार जी हाँ। रफी साहब, कितनी भाषाओं में आपने गीत गाए? हर भाषा में है, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, मराठी और पंजाबी, तेलुगु, अरबी में। यानी भारत की भाषाएं और भारत के बाहर की भाषाएं भी। यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको सब भाषाएं आती तो नहीं ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आती। तो इसका क्या राज है? हमारे सुनने वाले ये जरूर जानना चाहेंगे कि भाषा ना जानते हुए भी आप उन गीतों को इस ढंग से गा लेते हैं कि उन भाषाओं के लोग ये नहीं जान पाते कि इनको भाषा आती है या नहीं। ये तो कुछ ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है, खुदा की, भगवान की, सब उसकी मेहर है, कुछ गॉड गिफ्ट है बस ऐसे। बाकी वो जो गाने मुझे सिखाते हैं लोग, मैं उसको अपने उर्दू में लिख लेता हूँ, तो फिर मैं गा लेता हूँ, कोशिश करता हूँ गाने की बस ऐसे। इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी, क्योंकि मैं कुछ जुबानें सीखी मैंने, तो उनका उच्चारण, उनका जो एक्सेंट है वो सारा जो बड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है। जी हाँ, जी हाँ, थोड़ी रिसर्च ज्यादा करनी पड़ती है। जी हाँ। रफी साहब, आप यहाँ कितने दिन के दौरे पर आए हैं? कुछ 6 वीक के दौरे पर नहीं। अभी हम लोग का प्रोग्राम था उधर यूएसए में, कनाडा में, सब करते करते हैं अभी यूके में हम कर रहे हैं प्रोग्राम। तो आपके कार्यक्रम काफी सफल रहे? जी हम बहुत फर्स्ट क्लास है। रफी साहब, भारत में भी ऐसे बहुत से कार्यक्रम होते हैं और यहाँ पर भी, दोनों जगह के जो ऑडियंस हैं उनमें आपने कोई फर्क पाया? फर्क काफी, यहाँ के लोग भी बड़े खुश होते हैं। हम जब यहाँ इस तरफ आते हैं फॉरेन में, तो बहुत बड़े प्यार से मिलते हैं। वो जैसे माल पड़ता है जैसे वो इंडिया में बैठे हुए, ऐसा बहुत महसूस होता है जैसे अपने घर में बैठे हैं ऐसा। और बहुत प्यार मिलता है बहुत, वहाँ भी, इंडिया में भी, यहाँ भी। यहाँ तो और भी खुश होते हैं क्योंकि जब प्रदेश से जो आदमी आता है ना, बहुत खुश होता है। रफी साहब, आपने अभी बोला कि आपने 25-26 हजार गीत गाए, तो अचानक ही मैं आपको कहूँ कि ये गीत मालूम नहीं कितने साल पहले, तो एकदम आपको उसकी धुन याद आ जाएगी? जो गाना हिट होता है वो तो मुझे याद रहता है गाना एकदम। तो आप जब इतने गीत आपने गाए 25-26 हजार, तो औसतन मेरा ख्याल है कि औसतन साल में 1000 के करीब गीत बैठता है, 500-900 हजार। लेकिन किसी वक्त शायद आपने जब बहुत गीत गाए तो एक साल में कई हजार गीत गाए होंगे। तो इतना काम करते वक्त एक एक दिन में भी कई बार ज्यादा गीत, तो उसमें क्या आपको बहुत रियाज करना पड़ता था, या कि एकदम ही कहा तो आप तभी गीत गा देते थे? ना, एकदम ही कहा, क्यों काम करते करते काफी टाइम हो गया, मुझे इतना एक्सपीरियंस भी हो गया। अभी तो ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वहाँ बस लिख लेते हैं रिकॉर्डिंग के ऊपर, बस लिखा गाना 2 मरतबा सुन लिया और रिकॉर्ड कर लिया बस। अच्छा रफी साहब, मैं यहाँ आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको ये संगीत का शौक बचपन में कहाँ से हुआ? आपने कोई शिक्षा, एजुकेशन इसकी ली, या आपको घर में ही इसकी शिक्षा मिली? एक तो मुझे शौक, मेरे को 12 साल की उम्र थी तो हम गांव में रहते थे, अमृतसर के बाजू में एक गांव है, तो वहाँ एक फकीर आया करता था। वो सुबह यानी मुझे पैसा नहीं मांगते, पैसा तो गा के पैसा मांगते, तो वो मुझे उसकी आवाज अच्छी लगती थी, तो वो उसकी आवाज अच्छी, मैं उसके पीछे पीछे बहुत दूर जाता था। वो सुन के उस फकीर को तो गाने का मुझे शौक पैदा हुआ था। यहाँ ये बड़ी अच्छी आपने बात बताई। आप ये बताइए कि उस वक्त किस गायक कलाकार ने आपको बहुत मुतासिर किया? ये तो नहीं, जैसे मैं आपके गीत सुनता, मुझे बड़े अच्छे लगते थे बचपन में, तो आपको बचपन में कोई ऐसा गायक जिसने आपको बहुत ही आप पर इन्फ्लुएंस, प्रभाव डाला हो? उस टाइम पे ये गाने बजा करते थे साइकिल साहब के, ऐसे उस टाइम पे विद्यानाथ सेठ होते थे, तो ये इन लोगों के रिकॉर्ड, पंकज मलिक, इनके रिकॉर्ड सुन के मुझे बहुत अच्छे लगते थे ये भी ऐसे। लेकिन आपने कोई औपचारिक शिक्षा, कोई एजुकेशन ऐसे कॉलेज में, स्कूल में संगीत की नहीं ली? जी नहीं।
गांव में छोटा सा स्कूल था, बस उसमें वैसे 1-2 जमात पढ़ी बस ज्यादा गाने का शौक था बस। रफी साहब, पुराने गीतों में क्या खासियत है कि उन्हें हम जितनी बार सुने तो बार बार फिर सुनने को मन करता है, लेकिन नए गीतों में ये बात नहीं होती। पुराने गानों में क्या है, उसमें एक तो शायरी भी होती थी अच्छी, गानों के मतलब अच्छे निकलते थे, वो गाने में क्लासिकल टचेस, सुर अच्छे होते लगते थे, मेलोडी था जो भी, बस वो एकदम जिस्म के अंदर खूब जाते थे जो भी सुनता आदमी। आजकल के गाने में वो चीज रस नहीं रहा जैसे पहले था। रफी साहब, यहाँ मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा, आप भी इस बात को मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, हमारे सुनने वाले भी मानते हैं, लगभग सभी लोग मानते हैं, अब आजकल वो गीत आते हैं, मुझको ठंड लग रही है, वासना या ज्वाला, बदन में ज्वाला, ऐसे शब्द जो भी, तो फिल्मी गीत जो हैं इनका हमारी जिंदगी से सीधा ताल्लुक है। फिल्मी गीत वो हैं जो आम आदमी, आम बच्चा सड़कों पे गुनगुनाता है, यानी इसका हमारी जिंदगी से बिल्कुल सीधा ताल्लुक है, हमारे ऊपर असर पड़ता है इसका। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं हो जाती कि ऐसे गीत कम से कम हो? जी, बहुत कम होने चाहिए ऐसे गाने, तो बहुत फैमिली पे भी असर अच्छा नहीं होता है। अच्छे से लोगों के ऊपर जितनी शायरी अच्छी रहेगी उतनी अच्छा होता है, मतलब घर का माहौल भी अच्छा होता है। तो एक गायक की हैसियत से आपने कभी कोई ऐसी कोशिश की कि हाँ ऐसा कभी मौका आया आपने कहा हो, क्योंकि आपने तो हर तरह के गीत गाए और मैं समझ सकता हूँ प्रोफेशन में आप उस पर बंदिश नहीं लगा सकते, सीमाएं नहीं बांध सकते, फिर भी कोई ऐसा आपने कभी सुझाव दिया हो किसी को? ये तो प्रोड्यूसर जो कहते हैं वैसे हमको करना पड़ता है, हम ये तो अपनी मनमानी कभी नहीं किए। जैसे अगर किसी फिल्म के या सबके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सभी कुछ आप हों तो आप कैसे गीत उसमें रखना पसंद करेंगे? जो पब्लिक को, लोगों को पसंद हो वही रखेंगे, अच्छी चीजें रखेंगे बस। नहीं, लोगों की पसंद बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक चीज मैं सालों से सुनता जा रहा हूँ वो मेरी पसंद बन जाती है, ठीक है, यहाँ पर तो मतभेद हो जाता है। मैं कहता हूँ कि जो लोग आप लोगों को फीड करते हैं वैसा ही टेस्ट डेवलप हो जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ फिल्में बनाने वाले, कमर्शियल, वो कहते हैं कि नहीं जनता ये पसंद करती है। किसको सही माने? क्या वो जनता का टेस्ट बनाते हैं या जनता जो है उनका टेस्ट अपने आप बनता है? ये तो ये लोग ही बनाते हैं, जिस तरफ लेके जाएंगे जनता को उस तरफ ही जाएंगे। ये तो सही है अपने ख्याल। रफी साहब, नई आवाजों के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ कि कई बार बीच बीच में से कुछ आवाजें आई, इतना बड़ा हमारा देश, 60 करोड़ आबादी का, और अच्छे गायक भी वहां आते हैं, युवक हैं नए नए, लेकिन आते हैं उसके बाद दोबारा उनको नहीं सुना जा सकता। सुना चले गए, कहाँ चले गए कौन जाने, क्या उनको मौका नहीं मिलता? ऐसा सुनने में कई बार आया है, और ये बात कहाँ तक सही है कि जो पुराने गायक हैं, जो काफी जिनका नाम है, मैं किसी पर कोई व्यक्तिगत नहीं कह रहा, तो शायद वो उनको आने का मौका नहीं देते? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है सर, ये म्यूजिक डायरेक्टर के ऊपर है, जिसको ले या ना ले उसकी मर्जी के ऊपर है सब। अच्छा, आप जो नए कलाकार, युवा, जैसे हम लोग अपने फील्ड में आए हैं यहाँ, तो जो हमारे बुजुर्ग हैं यहाँ वो हमें प्रेरणा देते हैं, चीजें बताते हैं, जो गायक भारत के नए हैं उनके नाम आप क्या संदेश देंगे? वो कामयाब होने के लिए उनको क्या करना चाहिए? बस मेरी दुआएं हैं उनके साथ हमेशा, बस हमेशा ऊपर तरक्की करें, उनको भगवान ऊपर लेके, बस हम लोग भी पहले ऐसे थे बस, यानी मेहनत करके आप भी आगे बढ़े। मेहनत करके जी। ये मुझे बताइए कि गायक हैं आप, गीत गाते हैं, इनके अलावा जब कभी आपको समय मिलता है खाली, तो आप क्या करना पसंद करते हैं? मुझे किसी चीज का शौक नहीं, ना किसी ड्रिंक का, ना स्मोक का, ना कुछ। और एक शौक हॉबी है मुझे, सुबह उठ के सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, 6 बजे फिर मैं बैडमिंटन खेलता हूँ बस। बैडमिंटन खेलना आपका शौक है? जी हाँ, बस ये रिकॉर्डिंग करता रहता हूँ, कंपनी चलाएगा तो स्टूडियो में। रफी साहब, अगर आप अपने आप को आईने में खुद रखें और अपने पिछले गुजरे जमाने पर एक नजर डालें, तो बड़ा मुश्किल सवाल है ये वैसे, कौन सा ऐसा गीत आप मुझे ढूंढ के देंगे कि आप कहें कि ये सुभाष जी आप ये गीत बजाइए, ये मुझे बहुत पसंद है?
ये गाने तो सब अच्छे हैं, जैसे भी सुहानी रात ढल चुकी, न जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, न जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, न जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, न जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, न जाने